एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। माय सेल्फ लोकेश मीना, योर इलेक्ट्रिकल फैकल्टी। एंड मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि गेट 2021 के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो आपको भी पता है कि 20 डेज भी नहीं बचा है अब आपके पास। ओके, लेकिन आपको इन 20 डेज के अंदर कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे क्वेश्चन आपको डील करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको छोड़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम नेक्स्ट क्वेश्चन डील करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। जबकि रात की बात बताता हूं कि रात में जब क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा था, नेक्स्ट लेवल के अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा था गेट 2021 के लिए, लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ कि पांच बच्चों का सेम डाउट आया, यही क्वेश्चन। ओके, उन बच्चों को इतने से बेसिक क्वेश्चंस पे अपना आंसर निकालना नहीं आ रहा था, यहां पे वो करंट फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। तो मेरे को लगा कि हम तो बना रहे हैं नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस, लेकिन बच्चों से अभी तक एसी के बेसिक के क्वेश्चंस ही आपसे सोल्व नहीं हो रहे। तो एसी सर्किट में आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको फेजर का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अगर फेजर का आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज है ना, तो एसी सर्किट डीसी सर्किट से भी सिंपल होता है। ओके, अगर आपको फेजर का नॉलेज नहीं है तो एसी सर्किट आपका सबसे डिफिकल्ट सर्किट होता है, ये चीज याद रख लेना। ओके, तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आज यहां पे लिया है, क्योंकि अभी भी मैं मानता हूं कि 50% बच्चों से क्वेश्चन नहीं बनेगा एंड 50% बच्चे यहां पे गलती करेंगे। और क्या गलती करेंगे वो भी मैं बता देता हूं। बच्चों की गलती यहां पे ये होने वाली है कि सर यहां पे जो A1 है, A1 का वैल्यू अमीटर, मतलब अमीटर IR अमीटर, यहां पे भी अमीटर, यहां पे भी अमीटर, A1 A2 A3, मतलब इसका मतलब है IR, इसका वैल्यू है 6 एंपियर। ओके, और A2 जो है आपके पास IL, और इसका वैल्यू है आपके पास 8 एंपियर। और इसके अलावा जो आपके पास A3 है, मतलब A3 मतलब आपके पास हो गया I ऑफ C इक्वल टू कितना हो गया 16 एंपियर। ओके, अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड ए, आपसे पूछा है कि फाइंड ए, मतलब आपसे ये टोटल करंट पूछा है, मतलब आपसे टोटल करंट की बात कर रहा है। अगर टोटल करंट की आपसे बात कर रहा है तो बच्चे क्या गलती करने वाले हैं, बच्चे क्या गलती करने वाले हैं, मतलब आपसे पूछा है, आपसे आई फाइंड आउट करो। ओके, बच्चों की गलती क्या होने वाली है, आप लगाओगे नोडल एनालिसिस, और नोडल एनालिसिस में आपकी गलती क्या होने वाली है, चलो देखो। आप बोलोगे कि सर यहां से जा रही है IC इक्वल टू 16 एंपियर एंड IL इक्वल टू 8 एंपियर, मतलब 16 एंपियर इधर गया एंड आपके पास 8 एंपियर इधर गया, तो मतलब यहां पे करंट इंटर हो रही थी, यहां से करंट आउट गोइंग हो रही थी, तो 16 प्लस 8 कितना हो गया, यहां पे आ गया आपके पास 24 एंपियर। ऐसे बोलोगे, देखना 50% बच्चे की यही गलती है। ओके, एंड बोलेंगे कि सर यहां से करंट इंटर आई हो रही थी और यहां से 6 एंपियर गया, इधर 24 एंपियर गया, तो मतलब इधर कितना हो गया 30 एंपियर, जो कि 100% रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है डियर। ये यहां पे आपके पास एसी सर्किट है, ये आपके पास डीसी सर्किट नहीं है। तो आपको सबसे पहले फेजर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर फेजर का आपको अच्छा नॉलेज है तो क्वेश्चन बना लोगे, अगर आपको फेजर का ही नॉलेज नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। ओके, तो देखो कि सबसे पहले आपको आरएलसी को देखना है कि आरएलसी कैसे है। आरएलसी आपके साथ पैरेलल में, अगर आरएलसी पैरेलल में है तो आरएलसी पैरेलल का आपको फेजर बनाना आना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि टोटल करंट इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, देखो ओके, टोटल करंट इक्वल्स टू IR प्लस I ऑफ L प्लस I ऑफ C। ओके, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे ना, IR प्लस IL प्लस I ऑफ C। ओके, अब आपको भी पता है कि जो इंडक्टर होता है उसके अंदर जो करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लेग होता है, ये तो सभी को पता होगा। और जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर जो करंट होता है वो 90 डिग्री लीड होता है, किससे, वोल्टेज से। ओके, अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर इधर चलोगे, अगर क्लॉकवाइज में चलोगे तो मतलब लेग हो रहा है। ओके, अगर एंटी क्लॉकवाइज में चलोगे तो मतलब लीड हो रहा है। ओके, तो देखो कि आपके पास, इसका फेजर ड्रॉ करते हैं, देखो आरएलसी का, देखो यहां पे आपके पास IR करंट है, आपके पास यहां पे IR करंट है। IR के रेजिस्टेंस के लिए यहां पे जो वोल्टेज है, वोल्टेज एंड करंट दोनों के दोनों सेम फेज में, वोल्टेज एंड करंट आपके दोनों के दोनों सेम फेज में है, तो आपके पास इसके V एंड I के बीच में एंगल कितना हो जाता है आपके पास, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री हो गया, कोस ऑफ फाई क्या होता है, कोस ऑफ फाई इक्वल्स टू एट एन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट।
अगर दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो कोस ऑफ 0 का वैल्यू कितना हो गया? कोस ऑफ 0 का वैल्यू कितना हो गया आपके पास? 1। मतलब और कोस क्या रिप्रेजेंट करता है? पावर फैक्टर, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर। तो आपको भी पता है कि जो प्योरली रेजिस्टेंस होता है उसके लिए यूनिटी पावर फैक्टर होता है। ओके, तो वोल्टेज एंड करंट आपके सेम फेज में होते हैं, वोल्टेज एंड करंट आपके सेम फेज में होते हैं। ओके, बट इंडक्टर के लिए आप बोलोगे कि जो करंट होता है ना वो सप्लाई वोल्टेज से, ये चीज ध्यान से सुनना, जो करंट होता है वो सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री लेग करता है। ओके, 90 डिग्री लेग करता है। तो देखो यहां पे मैं बोल देता हूं कि यहां पे आपके पास आईएल होगा। ओके, यहां पे आपके पास आईएल होगा। अगर I इक्वल्स टू आईएल है, I इक्वल्स टू आईएल है, तो इस वोल्टेज से करंट आपका 90 डिग्री ले कर रहा है। इस वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज से करंट 90 डिग्री ले कर रहा है। लेग के लिए आप क्लॉकवाइज घुमाओगे, लीड के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे। ओके, तो आपको पता चल गया कि 90 डिग्री लेग करता है। अब देखो अगर कैपेसिटर की मैं बात करता हूं, तो यहां पे क्या लिखोगे कि यहां पे जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है कि नहीं करती? ओके, यहां पे ये IC बोल देता हूं। ओके, ये आपके पास कैपेसिटर, मतलब IC इक्वल टू I। अगर मैं मान लेता हूं कि IC इक्वल टू I, तो आप बोलोगे कि जो करंट है कैपेसिटर के अंदर वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रही है। देखो आपको इधर घूमना पड़ रहा है। ओके, और इसके लिए आपको इधर घूमना पड़ रहा था, सप्लाई वोल्टेज आपका यहां पे था। ओके, तो आपको पता चल गया कि इंडक्टर के लिए 90 डिग्री लेग होता है एंड कैपेसिटर के लिए 90 डिग्री लीड होता है। इसको पढ़ने का दूसरा तरीका भी है। ओके, पढ़ने का तरीका यह भी है कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करता है। ओके, और इसी को आप बोल सकते हो कि आपका वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लेग करता है। ओके, तो इसीलिए मैं आपसे बोलूंगा कि आपको इतना पता होगा कि जो इंडक्टर होता है उसके अंदर लेगिंग पावर फैक्टर होता है, जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर लीडिंग पावर फैक्टर होता है। इतना सभी को पता है। ये फेजर आपने बना लिया है, अब देखो, अब आप इजीली कर लोगे। देखो A1 मतलब आपके पास IR का वैल्यू कितना गिवन है? 6 एम्पियर। लिख दो यहां पे 6 एम्पियर। ओके, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा आपको A2 IL का वैल्यू कितना गिवन है आपके पास? 8 एम्पियर। ये भी लिख दिया मैंने, 8 एम्पियर, नो प्रॉब्लम। ओके, एंड इसके बाद आपके पास I of C है। I of C का वैल्यू कितना लिख दिया आपने? 16 एम्पियर। ओके, I of C का वैल्यू कितना लिख दिया आपने? 16 एम्पियर। अब देखो कि अब क्या करने वाले हो। अब आपको सबसे पहले तो क्या करना है? सबसे पहले यह करना है कि जो ग्रेटर देन होता है उसकी ओर आपको करंट हो या इंडक्टर हो उसको उसकी ओर शिफ्ट कर देना है। क्या करना है? जो ग्रेटर देन हो उसकी ओर आपको करंट हो तो ठीक है, इंडक्टर हो तो ठीक है, उसकी ओर आपको शिफ्ट कर देना है। अब देखो यहां पे 8 एम्पियर है, दोनों अपोजिट है। ओके, ये 16 एम्पियर है। तो इन दोनों में आप बोलोगे कि IC ग्रेटर देन I of L, मतलब 16 ग्रेटर देन 8। अगर 16 ग्रेटर देन 8 है तो मतलब इसको मैं ऊपर फोल्ड कर दूंगा, दिख रहा है ना आपको? इसको मैं ऊपर फोल्ड कर दूंगा तो आपके पास, मतलब इसी को मैं रिजल्टेंट बनाना चाहूं, अगर इसको मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा तो मतलब यहां पे समथिंग यहां पे आ जाएगा, क्योंकि IC कितना था? 16, IL कितना है आपके पास? 8 एम्पियर। तो आप बोल सकते हो IC माइनस I of L, IC माइनस I of L। तो देखो 16 माइनस 8 इक्वल टू 8 एम्पियर, मतलब ये कितना हो गया आपके पास? 8 एम्पियर। ओके, तो यहां तक आपको पता चल गया, यहां तक आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि ये फेजर में बता दिया आपने, ये 8 एम्पियर है क्योंकि 16 एम्पियर का इतना बड़ा मैग्नीट्यूड था, एंड तो 8 एम्पियर यहां पे होगा। ओके, एंड आपके पास, आपको भी पता है कि ये IR है, ये आपके पास IR है जो कि 6 एम्पियर है। ओके, अब आपको ये पता चल गया होगा कि जो रिजल्टेंट होगा वो इसके और इसके बीच में ही तो आएगा ना, जो रिजल्टेंट होगा वो इसके और इसके बीच में ही तो आएगा। तो रिजल्टेंट आप कहां पे बनाओगे? रिजल्टेंट कहां पे ड्रॉ करोगे? तो यहां पे जो रिजल्टेंट होगा वो यहीं पे होगा कि नहीं होगा? आई, ये रिजल्टेंट हो गया। ओके, तो यहां पे जो एंगल होगा वो फाई होगा कि नहीं होगा? चलो ठीक है। अब इस रिजल्टेंट का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? रिजल्टेंट का आपको भी पता है कि एक ट्राइंगल बन चुका है, ये एक ट्राइंगल बन चुका है, तो इस रिजल्टेंट का वैल्यू निकाल लोगे ना आप।
इसको ऐसे कर दोगे ना मेरे भाई, ऐसे कर दोगे कि आई स्क्वायर इक्वल्स टू आई आर स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आई ऑफ एल का स्क्वायर। लिख सकते हो ना, ट्राइंगल रूल तो सभी को पता होगा। ओके, आई स्क्वायर इक्वल्स टू आई आर स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आई एल का स्क्वायर। ओके, तो करंट स्क्वायर इक्वल्स टू आई आर स्क्वायर कितना है आपके पास 36, मतलब 6 का स्क्वायर 36, आई सी माइनस आई एल कितना है आपके पास 8 एम्पियर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 64। ओके, तो मतलब आपके पास आई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 100, मतलब आई का वैल्यू कितना हो गया 10 एम्पियर। ओके, मतलब करंट का जो वैल्यू आएगा आपके पास, रिजल्टेंट करंट का वैल्यू आएगा वो आएगा 10 एम्पियर। ओके, तो इतना आपको अगर फेजर का अच्छा नॉलेज है तो आप इसको ऐसे फाइंड आउट कर लो। सबसे सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आपको 30 सेकंड से भी ज्यादा नहीं लगेगा। ओके, लेकिन मेरे को एक्सप्लेन करना था एक एक चीज की, आपका कहीं पे भी आपका प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने एक एक चीज यहां पे सोल्व की। ओके, तो चलो देखते हैं, अगर यहां पे आपसे ऐसे पूछता कि जो एंगल होगा, जो फाई एंगल है उसका वैल्यू कितना होगा, अगर आपसे पूछता कि जो ये एंगल फाई है इसका वैल्यू कितना होगा, तो इस ट्राइंगल को बाहर निकाल दो ना आप, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना है आपके पास आई सी माइनस आई ऑफ एल इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 8 एम्पियर। ओके, 8 एम्पियर एंड यहां पे कितना हो गया ये 6 एम्पियर। ओके, ये रिजल्टेंट कितना हो गया आपके पास 10 और ये हो गया 5। ओके, तो 10 ऑफ 5 अगर आपसे पूछता कि 10 ऑफ 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, तो आप बोलते आई सी माइनस आई ऑफ एल डिवाइडेड बाई आई ऑफ आर। ओके, ये लिखते ना, तो 10 ऑफ 5 इक्वल्स टू क्या लिख देते आप 8 डिवाइडेड बाई 6, मतलब 4 डिवाइडेड बाई 3। ओके, मतलब 5 इक्वल्स टू कितना लिख देते हैं आप 10 इनवर्स 4/3। ओके, 10 इनवर्स 4/3। अगर यहीं पे आपसे पूछता कि पावर फैक्टर का वैल्यू कितना होगा, तो पावर फैक्टर भी निकाल लेते। आपको भी पता है कि cos ऑफ 5 इक्वल्स टू, ये किसको रिप्रेजेंट करता है पावर फैक्टर को। ओके, ये पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो आप पावर फैक्टर का वैल्यू निकाल सकते हो ना, तो यहां से निकाल दोगे 6 डिवाइडेड बाई 10, मतलब कितना हो गया आपके पास cos ऑफ 5 इक्वल्स टू 0.6। ये हो गया आपके पास पावर फैक्टर। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है, तो आपसे कुछ भी बोले आप उसको फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन अगर आपसे पूछता कि ये कौन सा पावर फैक्टर है, लीडिंग है, लेगिंग है, यूनिटी है, तो आप क्या आंसर देते? ये आपसे पूछता हूं मैं, आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो पावर फैक्टर है ये लीडिंग है, लेगिंग है या यूनिटी है, ये जरूर बताना आपको कमेंट बॉक्स में। ओके, एंड कमेंट में ही मैं आपको इसका आंसर दूंगा, तो आपको इसका कमेंट में आंसर देना है। चलो, ये तो हो गया पैरेलल के अंदर। अगर यही सर्किट आपके पास सीरीज में होता, तो आप इसको फेजर कैसे बनाते? ये हो जाता आपके पास VR, ये हो जाता आपके पास VL, और ये हो जाता आपके पास V ऑफ C। ओके, इस तरीके से आप फेजर बना लेते हैं। और यहां पे भी देखो, जो करंट होती वो यहां पे आप करंट बना देते। ओके, यहां पे जो करंट होती वो वोल्टेज से कितना लेग करती 90 डिग्री, तो इसलिए यहां पे होता आपके पास इंडक्टिव। ओके, यहां पे होता आपके पास कैपेसिटिव। यहां पे देखो, इस सप्लाई वोल्टेज यहां पे होता, सप्लाई वोल्टेज से करंट कितना लीड करती है आपकी 90 डिग्री। तो सीरीज के लिए भी आपको इस तरीके से फेजर बनाना है। सीरीज के अंदर वोल्टेज का फेजर बनाते हो एंड पैरेलल में आप करंट का फेजर बनाते हो। ओके, तो ये कंसेप्ट अगर आपके अच्छे हैं तो आपसे कुछ भी पूछे आप उसको फाइंड आउट कर लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहां पे ये है कि अगर आपसे पूछता, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेता कि अगर IC का वैल्यू भी आपके पास 16 है, ओके, और IL का वैल्यू भी 16 है, मतलब दोनों का वैल्यू सेम हो जाता, तो आप फेजर कैसे ड्रॉ करते हो? देखो, आप फेजर ऐसे ड्रॉ करते हैं ना कि यहां पे तो आपके पास IR में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, IR इक्वल टू 6। ओके, अब ये देखो, ये भी आपके पास 16 हो गया,
और ये भी आपके पास 16 हो गया। ओके, ये आपके पास IL, ये आपके पास I ऑफ C, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो गया। अगर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो गया तो देखो कि यहां पे किधर इसको शिफ्ट करोगे, आप किधर भी शिफ्ट करो नो प्रॉब्लम। ओके, आप इसको ऊपर शिफ्ट करो या नीचे शिफ्ट करो नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पता है कि IC माइनस I ऑफ L इक्वल टू कितना हो गया 16 माइनस 16 0, या IL माइनस I ऑफ C इक्वल टू कितना हो गया 0। मतलब आपके पास फाइनल जो फेजर बनेगा वो ऐसा ही बनेगा। ओके, मतलब अगर फाइनल फेजर आपका ये बना तो इस कंडीशन पे आपको पता चल गया कि वोल्टेज एंड करंट आपके सेम फेज में है, तो आपके पास यहां पे जो पावर फैक्टर होगा वो यूनिटी होगा, क्योंकि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है वोल्टेज एंड करंट के बीच में। तो आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपको बस वैसे ही डील करना है। ओके, अगर ये बताओ इसी क्वेश्चन में मैं बात करता हूं कि आपके पास मान लो कि आपके पास IC इक्वल टू 16 नहीं होता, IC इक्वल टू कम होता, मतलब IL आपका 16 होता, और IC आपका कितना होता 8 होता, IC आपका 8 होता एंड IL आपका 16 होता। तो आप किधर शिफ्ट करते, आपको पता चल गया ना कि ग्रेटर देन कौन सा है IL वाला। अगर IL वाला ग्रेटर देन है तो आप IC को नीचे की ओर शिफ्ट कर देते और आपका फाइनल फेजर ये बन जाता ना, ये IL माइनस I ऑफ C इक्वल टू 8। तो रिजल्टेंट करंट कहां पे आता, रिजल्टेंट करंट आपका यहां पे आता। ओके, 6 एम्पीयर। ओके, तो यहां से भी आप पावर फैक्टर यहां पे भी निकाल लेते, लेकिन मेरा क्वेश्चन याद रखना, मैंने आपसे ये पूछा है कि यहां पे जो ये पावर फैक्टर है वो कौन सा पावर फैक्टर है, लेगिंग है, यूनिटी है, लीडिंग है। ओके, और यहां पे भी मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछता हूं कि जो ये पावर फैक्टर है ये लीडिंग है, लेगिंग है या यूनिटी है। तो दोनों कंडीशन में आपको आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और कमेंट बॉक्स में ही मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा जिनकी अगर गलतियां होती है तो, लेकिन आपको आंसर वहां पे जरूर देना है। ओके, तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपसे कुछ भी पूछे आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा वाला क्वेश्चन लेके आएंगे और आप अच्छे से तैयारी करो। और इसके बाद मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं गेट में, ऐसा नहीं है कि सिंपल से सिंपल क्वेश्चन नहीं आते कि सारे के सारे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ओके, अगर वहां पे 8 to 10 मार्क्स का नेटवर्क आता है तो आपको 4 to 5 क्वेश्चंस नेटवर्क के देखने को मिलेंगे। तो उसमें ये नहीं है कि 2 क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट लेवल के दिखेंगे तो 2 क्वेश्चन तो आपको सिंपल भी दिखने वाले हैं। ओके, तो आपको ये नहीं देखना कि यहाँ पे आपको अच्छे वाले क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करोगे तो आपका गेट निकलेगा, नहीं, आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस, आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बेसिक परफेक्ट है ना तो किसी भी टाइप का क्वेश्चंस हो आप निकालोगे, लेकिन अगर बेसिक ही परफेक्ट नहीं है ना तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एंड अच्छा वाला क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।